हेलो प्यारे बच्चों, आपके प्यारे YouTube चैनल जेक गाइड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी का ओरिजिनल मॉडल सेट क्वेश्चन पेपर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। आप लोग वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखिए और सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छी तरीके से याद करके जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे सवालों को देखा जा सकता है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप लोग खंड का में क्या दिया हुआ है, अपठित गद्यांश एवं अपठित पदांश दिया हुआ है। इन सारे अपठित गद्यांश एवं पदांश को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। उसके बाद जो भी इसके सवाल होंगे उसे आसानी तरीके से उसका जवाब देने के लिए सीखिए। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ निर्देश आप लोगों को दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, यानी इस गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद 1 से लेकर के 5 तक के सवालों को जवाब देना है। ठीक है, देखिए गद्यांश में आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि भारतवर्ष बहुत पुराना देश है। ठीक है, इसे याद कर लीजिए कि भारतवर्ष बहुत पुराना देश है। उसकी सभ्यता और संस्कृति भी बहुत पुरानी है। हम लोग को पता है, चूंकि हम लोग भारत में है, तो उसकी सभ्यता और उसकी संस्कृति बहुत पुरानी है। भारतवासियों को अपनी सभ्यता और संस्कृति पर बड़ा गर्व है। हमें बहुत गर्व है कि हमारी सभ्यता और जो संस्कृति है बहुत पुरानी है, इसलिए हमें अपने आप पर भी बहुत ज्यादा गर्व फील होता है। वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा प्राप्त नए साधनों को अपनाते हुए भी जब अनेक अन्य देशवासी अपने पुराने रहन सहन और रीति रिवाज को बदलकर नए तरीके से जीवन बिताने लगे, तब भी भारतवासी अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर डटे रहे। बहुत काल तक यह देश ऋषि मुनियों का देश भी कहलाता रहा। ध्यान देने दीजिएगा यहाँ पर कि वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा प्राप्त नए नए साधनों को अपनाते हुए भी हम लोग जो भारतवासी हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि पुराने रहन सहन को छोड़ करके नए नए रीति रिवाज पे चले गए, लेकिन फिर भी अपनी जो पुरानी सभ्यता थी, संस्कृति थी, उस पर डटे रहे, उसे छोड़े नहीं। और देखिए क्या बोला जा रहा है कि बहुत काल तक यह देश ऋषि मुनियों का देश कहलाता रहा। जानबे करते हैं आप लोग कि हमारे भारत देश में जो है बहुत सारे लंबे समय तक ऋषि मुनियों का देश रहा, और हम लोग के यहाँ पर ऋषि मुनियों का राज रहा। उन लोग के हम लोग को बातों को मानते थे और सही दिशा पे हमारा देश भी चला करता था। ठीक है, देखिए क्या देवा कि विश्व के मानव जीवन के उस नए दौर का असर पूर्ण रूप से भारतवासियों पर पड़ा नहीं। देखिए जिस प्रकार से पूरा दुनिया पर नए नए आविष्कारों की चीजों पे दुनिया पर पूरा असर पड़ा, लेकिन भारत पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। हवाई जहाज की सैर की सुविधा के मिलने के बाद भी पैदल की जाने वाली यात्राएं होती रहीं। आप लोगों को पता ही है, चूंकि अभी हवाई जहाज का आविष्कार हो चुका है, अभी अपने जमाने में देख भी रहे होंगे। हवाई जहाज की सैर की सुविधा रहने के बाद भी हमारे जो भारतवासी जो लोग हैं, जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कैसे जाते हैं, पैदल जाते हैं, यानी चल करके जाते हैं। 5 नक्षत्रों वाले होटलों में ताबरबात की सुविधा के होते हुए भी गंगा स्नान और संध्या वंदना का दौर चलता ही रहा। देखिए 5 नक्षत्र मतलब 5 स्टार होटलों के साबरबात जो झरना वाली वर्षा होती है, उससे होने वाली सुविधा को होने के बावजूद भी हम लोग को गंगा स्नान, संध्या वंदना जो है हमारे ये जो भारत देश में चलता ही रहा। कारण यह है कि जब जीवन में उन्नति के लिए अन्य देशवासी नए आविष्कारों और उनके द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के पीछे भाग रहे थे, तब भी भारतवासी को अपने रीति रिवाज और रहन सहन का पूरा विश्वास था। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है आपको इस आर्टिकल में कि जीवन के उन्नति के अन्य नए आविष्कारों के होते हुए भी हमारे भारतवासी जो लोग थे उस चीज पे डटे रहे, अपने रीति रिवाज पर, और अपने रीति रिवाज पर पूरा भरोसा था। इसी वजह से ये सब चीजें अभी तक चलती रही। हम लोग का रहन सहन अभी तक बदला नहीं है। ठीक है, देखिए आप लोग अच्छी तरीके से पैसेज को अगर पढ़ लिए होंगे तो सारे सवाल आप लोग अच्छी तरीके से दे पाइएगा। देखिए पहला क्या दिया हुआ कि भारतवर्ष कैसा देश है, तो भारतवर्ष कैसा देश है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ कि भारतवर्ष बहुत पुराना देश है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुराना लिखा है, आप मार दीजिएगा पुराना, तो अच्छे से नहीं पढ़िएगा तो पुराना मार दीजिएगा। ध्यान देंगे कि बोला जा रहा है कि भारतवर्ष बहुत पुराना देश है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया, कौन देश ऋषि मुनियों का देश कहलाता रहा, तो हमारा प्यारा भारत देश जो है ऋषि मुनियों का देश कहलाता रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या दिया हुआ है कि साबरबात का क्या अर्थ होता है, तो साबरबात का क्या अर्थ होता है दोस्तों, तो झरना स्नान को ही साबरबात कहा जाता है। जो कि देखिएगा ऊपर से पानी गिरते रहता है, जब आप होटल में रहेंगे चाहे बड़े बड़े रूम में अगर आप रह रहे होंगे तो आप लोग को पता ही होगा कि उसे ऊपर से पानी से गिरता है झरने के जैसा, उसी को साबरबात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है कि भारतवासी किस पर डटे रहे, तो भारतवासी जो है अपनी पुरानी सभ्यता एवं संस्कृति पर डटे रहे, नए नए आविष्कारों के बावजूद भी अपने पुराने संस्कृति और सभ्यता पर डटे रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ, हवाई जहाज की सैर की सुविधा मिलने के बाद भी तीर्थ यात्राएं किस प्रकार की होती रही। हवाई जहाज की
जो सुविधा रहने के बावजूद भी हमारे भारतवासी अभी भी पैदल चल करके तीर्थ यात्रा करते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से इसे पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से क्या दिया हुआ है कि प्रस्तुत पदांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक के लिए सही विकल्प को चुनना है। यानी अब आप लोग को यहाँ से कविता दिया हुआ है, इस कविता को अच्छी तरीके से पढ़ना है और फिर उसका जवाब देना है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विद्वानों को गले लगाते, कांटों में राह बनाते। ठीक है, ये सब चीजों को अच्छी तरीके से देखिए, ध्यान रखिए। क्या बोल रहा है? सच है विपत्ति जब आती है तो कायर को दहलाती है। ये तो सही है कि कायर को भी क्या कर लेती है? दहलाती है। सुरमा नहीं विचलते, जो सुरमा होते हैं वे विचलते नहीं है, क्षण एक नहीं धीरज खोते, थोड़ा सा भी अपना धीरज को नहीं खोते। सुरमा यानी जो थोड़ा सा ताकतवर होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जिनके अंदर थोड़ी क्षमता होती है, वो लोग विघ्नों को गले लगाते। जो भी उनके अंदर, जो भी उनको विपत्ति आती, उसको आराम से मुसीबत को सामना करते हुए अपने आगे बढ़ते, कांटों में राह बनाते। जो भी मुसीबत होती फिर भी उस पे वो अपने डट कर चलते और अपने रास्ता को बनाते जाते। मुख से ना कभी उफ कहते, यानी उसको जब भी कोई दिक्कत होता तो वो लोग कहराते नहीं, उनको दिक्कत का वैसा कुछ असर नहीं पड़ने देते और वो लोग उस तरह का आवाज नहीं निकालते कि हमें दिक्कत हो रही है, किसी के आगे जाके चिल्लाते उलाते नहीं है। संकट का चरण ना गहते, संकट का ये नहीं कि कोई आगे उसको बोला अरे यार हमको बहुत दिक्कत हो गया है, इस तरह करके वो बात को नहीं बोलते। जो आप पड़ता सब सहते, जैसा भी सिचुएशन आ जाए उनके अंदर, लेकिन वैसा ही क्या करते, वो अपने सब चीज को सह लेते। उद्योग निरत निहत रहते, यानी वो अपने में ही अपने में रहते। चूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक रहे वीर नर के मग में। देख रहे हैं कि वो लोग सूली पर चढ़ जाएंगे, उसके अति करेंगे, लेकिन कोई भी उसको विपत्ति को कुछ नहीं, वो धीरे धीरे उस विपत्ति को विघ्न से क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। हम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पहोकर, मानो जब जोर लगाता पत्थर पानी बन जाता। देखिए क्या बोल रहा है, खम ठोक ठेलता जब नर, यानी नर यानी पुरुष जब उसको धकेलता तो पर्वत के पांव उखड़ जाते, यानी जब जोर लगाए तो पर्वत का भी पैर उखड़ जाएगा। मानो जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। ठीक है, इस बातों को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है, विपत्ति आने पर कौन डरते हैं? तो विपत्ति आने पर एक ही डरता है, जो कायर होता है, जो डरपोक होता है, वही विपत्ति आने पर डरता है। और जो सुरमा होता है वो डरता नहीं है। तो आप लोग सुरमा बनिए, कायर नहीं बनिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया, विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते? तो विपत्ति आने पर सिर्फ सुरमा ही जो है विचलित नहीं होते। पत्थर पानी कब बन जाता है? तो पत्थर पानी कब बन जाता है? जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया हुआ है कि शूल का पर्यायवाची लिखें। तो शूल का पर्यायवाची होता है कांटा। ठीक है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है कि मानव शब्द का विलोम है। तो मानव शब्द का विलोम है दानव। ओके दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हैं और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए होंगे तो, और दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए क्योंकि उन्हें भी इन चीजों को जानने का अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया हुआ है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो कवि का जो स्त्रीलिंग रूप होता है कवयित्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि कवयित्री कैसे लिखना है, कवयित्री। ठीक है, नहीं तो आप लोग गड़बड़ नहीं कर जाइएगा आखिरकार कवयित्री किस तरह से लिखाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या दिया, कठिनाई का सही बहुवचन होगा। तो कठिनाई का जो सही बहुवचन होगा वह ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कठिनाइयाँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया कि भारत का सही विशेषण होता है। भारत का सही विशेषण क्या हो जाएगा? तो भारत का सही विशेषण हो जाएगा भारतीय। ओके, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया हुआ है कि व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इक जो है प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 15, राम ने समय पर काम पूरा किया, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। तो राम ने समय पर कार्य किया, तो इसका रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या होगा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, सरल वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 16, नूतन का विलोम क्या है? तो नूतन का विलोम जो होता है पुरातन। ठीक है, जरूर ध्यान रखते जाइएगा, सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छे तरीके से याद करते जाइएगा, सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्न में से पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? तो निम्न में से जो पहाड़ का सही पर्यायवाची होगा वह हो जाएगा पर्वत। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, एंटी एड़ी चोड़ी कर कराना, एक कराना, एड़ी चोड़ी एक करना,
मुहावरे का सही अर्थ है? तो एड़ी चोड़ी एक करना मुहावरे का जो सही अर्थ है वह है अत्यधिक परिश्रम करना। क्वेश्चन नंबर 19, मैं कहता हूँ वाक्य में ने प्रसंग के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होगा? तो 19 का ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा मैंने कहा, ये प्रसंग का सही परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 20, नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन है? तो नीचे लिखे वाक्यों में जो शुद्ध वाक्य है आपके दर्शन हुए यही शुद्ध वाक्य है। अब देखिए खंड ग में आप लोग का शुरू होता है पाठ्य पुस्तक। यहाँ से आप लोग को पाठ्य पुस्तक से आप लोग को सवाल पूछा जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर काव्यांश से आप लोग को दिया, अगर मैं समझाने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं नहीं समझाऊँगा, मैं आपको यहाँ से सीधा क्वेश्चन आंसर पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या दिया हुआ है कि इन पंक्तियों के कवि कौन है? ध्यान देंगे कि यहाँ पर देखिए आपको मेघ आए से ये कविता से लिया गया हुआ है। मैं आपको ये भी थोड़ा बहुत डिटेल दे देता हूँ, ठीक है? तो इस चीज़ को समझ जाइए कि इनके जो कवि कौन है ये आपको सवाल में पूछा गया। तो इनके कवि जो हैं वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इनके कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन पंक्तियों के में किस ऋतु के आगमन का वर्णन है? तो इन पंक्तियों में जो है वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 23, मेघ किस प्रकार आए हैं? तो मेघ जो किस प्रकार से आए हैं, तो मेघ जो है बन ठन के सज सवर के आए हुए हैं। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, एक और दो। क्वेश्चन नंबर 24, मेघ ऐसे आए हैं मानो गांव में शहर से खाली जगह आए हैं। तो 24 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, पाहुन यानी दामाद आए हुए हैं ऐसे जो है मानो गांव में शहर से आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए आप लोगों को क्या शुरू होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ से भी आप लोग को जो है क्वेश्चन आंसर शुरू हो रहा है आप लोग के चैप्टर से, ठीक है। तो सारे चैप्टर आंसर के क्वेश्चन जो है ध्यानपूर्वक से देखते जाइए और आप लोग को कितना सही होता है ये कमेंट करके भी मुझे बताइए कि आप लोग जो है पहले से क्वेश्चन देखते हैं तो कितना सही होता है, इसको भी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या दिया कि ललधद ने किसको सच्चा ज्ञान माना है? तो ललधद ने किसको सच्चा ज्ञान माना है? तो आत्मज्ञान को ललधद ने सच्चा ज्ञान माना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या दिया हुआ है, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है? तो एक भारतीय आत्मा जो है किस कवि को कहा गया है? तो माखन लाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा कहा गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, ग्राम श्री कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? तो ग्राम श्री कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? तो शिशिर ऋतु का वर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि की पीड़ा का विषय क्या है? तो बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि की पीड़ा का विषय जो है वह है बालकों को का मजदूरी करना ही कवि के लिए एक पीड़ा का विषय है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर भी आप लोगों को क्या दिया हुआ है, एक पदांश दिया गया हुआ, आप इसे जरूर रीड कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा रोक देता हूँ आप लोग को। इससे पहले आप लोग पढ़ लीजिए वीडियो को रोक करके, उसके बाद आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। मैं लेकिन आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या दिया हुआ कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से है? तो प्रस्तुत गद्यांश जो है किस पाठ से है? तो दो बैलों की कथा से प्रस्तुत गद्यांश है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, दोनों बैलों के नाम थे। तो दोनों बैलों के क्या नाम थे? तो दोनों बैलों के नाम थे हीरा एवं मोती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, बैल किस जाति के थे? तो बैल किस जाति के थे? तो बैल जो थे वह पछाही जाति के थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, दोनों बैल एक दूसरे के विचार विनिमय कैसे करते थे? तो दोनों बैल जो है एक दूसरे से विचार विनिमय जो है मुख्य भाषा में करते थे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप लोगों को जो है सेकंड इंग्लिश जो है वहाँ से आप लोग को सवाल अब शुरू हो रहा है, अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए क्या दिया हो कि सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था? तो सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? तो सालिम अली की पत्नी का नाम था तहमीना। क्वेश्चन नंबर 34, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति जो है किस पाठ की है? तो उपभोक्तावाद की संस्कृति की चैप्टर से ये जो है शब्द को लिया गया हुआ है, सेंटेंस को लिया गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35, लहासा की ओर के लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था? ये सवाल अक्सर पूछता है जी, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इसको हमेशा से ध्यान रखते जाओगे कि क्या पता कुछ पूछ दे, ठीक है। तो सुमति जो था ना वह लहासा की ओर पाठ में लेखक के साथ था दूसरा व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 36, महादेवी वर्मा जब क्रांथवेट गर्ल्स कॉलेज पढ़ने गई तब वहां छात्रावास में उनकी पहली सहेली के रूप में कौन मिली? तो वहां पर उनकी जो पहली सहेली के रूप में जो मिलती हैं उनका नाम था सुभद्रा कुमारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, इस जल प्रलय में पाठ में किसका वर्णन हुआ है? इस जल प्रलय में पाठ में जो किसका वर्णन हुआ है? तो बाढ़ का वर्णन हुआ है। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे और वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो करते जाइएगा, ठीक है। और दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या दिया हुआ है, मेरे संग की औरतें पाठ में कौन कौन
कौन औरत कभी झूठ नहीं बोलती थी? तो कौन औरत कभी झूठ नहीं बोलती थी? तो जो लेखिका की जो माँ थी, वह कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। क्वेश्चन नंबर 39, गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते थे? तो गोपाल प्रसाद विवाह को जो मानते थे, वह बिज़नेस मानते थे। क्वेश्चन नंबर 40, माटी वाली पाठ में किस समस्या को उठाया गया है? तो माटी वाली पाठ में जो है, विस्थापन की समस्या को उठाया गया हुआ है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।